खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम शील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? नेहा, आपको बता दूं, अगर 11 बजे तक की आंकड़े की बात करें अगर हम, तो 22.18% मतदान हो चुका है। और आपको बताऊं कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और वोटिंग प्रतिशत भी हमें बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम इस पूरे चुनाव में इतने सारे मुद्दे देखें, चाहे वो महादेव ऐप का मुद्दा हो या फिर अकबर, बाबर और राम, किन किन लोगों का जिक्र नहीं हुआ, सारे मुद्दे हावी रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने लोग घर से निकल कर आते हैं और अपने जनाधार का ये करते हैं और अपना वोट डालते हैं। क्या लगता है कितना प्रतिशत तक पहुंच सकता है मतदान का आंकड़ा? देखिए, अभी तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेंगी और उम्मीद है कि 60 से 65% वोट डलेंगे, क्योंकि पिछले बार भी कमोवेश यही स्थितियां थी। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि अगर परिवर्तन का मन है अगर राज्य में, तो स्वाभाविक सी बात है वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी, ये सारी चीजें क्लियर होंगी 5 से 6 बजे के आसपास। तो अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ओम, 2018 की बात करें तो बीजेपी हार गई थी, लेकिन अब ईडी भी सामने आई, महादेव ऐप को लेकर 508 करोड़ का मामला सामने आया। तो इस पर भूपेश बघेल के लिए क्या मुश्किल आ सकती है? जरूर, क्योंकि आप देख रही होंगी नेहा कि जो भूपेश बघेल है या फिर कांग्रेस पार्टी, ये महादेव ऐप है, उसमें बचाव करने में कहीं ना कहीं वो बचाव तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो असमर्थ दिख रहे हैं। पर यही उनका साफ तौर पर यही आरोप रहता है, या फिर जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वो यही कहते हैं कि ये जो महादेव ऐप है, ये ईडी सीबीआई, ये चुनावी मौसम है तो भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का सहारा लेके शाम दाम दंड भेद करके वो जीतती है और क्या हमारी छवि को धूमिल करती हैं। तो वाजिब सा सवाल है, अगर विपक्ष सत्ता पक्ष में सेंट्रल दिल्ली में बैठी हुई है बीजेपी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ईडी सीबीआई का लगातार ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करते हैं। तो ये तो पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो आपको अगर वीआईपी सीट की अगर बात करूं नेहा, तो अगर भूपेश बघेल की सीट की बात करूं तो उस भूपेश बघेल की सीट में उनके भतीजे खुद अब लड़ने वाले हैं उनके सामने। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि एक बार वो 2008 में उनके भतीजे भी वहां से जीत चुके हैं और भूपेश बघेल को मात देके वो जीते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या इस सीट पे कौन जीतता है। आज सुबह जब भूपेश बघेल से इस चीज के बारे में पूछा गया, तो भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना था, एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये मजाकिया अंदाज था, पर इसे राजनीतिक मायने में कई लोग इसे नकार रहे हैं और काफी बयानबाजी इस बयान के बाद हो रहा है। ओम, टीएस सिंह देव की ओर से भी राम को लेकर एक बयान दिया गया, श्री राम को लेकर। उनका कहना था कि अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में श्री राम को भूल चुकी है, क्योंकि घोषणा पत्र में राम का जिक्र नहीं है। तो इसको किस तरह से देखा जाए कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो धार्मिक चीजें जो है वो काफी ज्यादा हावी होती है, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति अलग है? बिल्कुल जरूर नेहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यही आरोप है कि ये सारी चीजें राम पर क्यों नहीं है। अब आप देखती होंगी भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप इस कांग्रेस पर लगाती है कि ये राम को नहीं मानते, या फिर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं कि राम को नहीं मानते, या फिर ये धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और कुछ चीजों का विरोध करते हैं। पर अब ये देखने वाली बात होगी नेहा कि अब छत्तीसगढ़ में बिल्कुल उलट है। आप पहले कांग्रेस की सेंट्रल राजनीति को अगर देखिएगा तो भूपेश बघेल ज्यादातर आप देखिए होइएगा कि वो किनारा करते हुए नजर आते हैं। वो भूपेश बघेल अपना एक राज स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखे होइएगा जिस मुद्दे पर बीजेपी ने घेरा है वहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वही करवाते हैं, चाहे वो हनुमान पाठ की बात हो या फिर तमाम पूजा अर्चना की बात हो, रुद्राभिषेक की बात हो, हर चीजों की योजना राम कथा से लेके तमाम चीज वो अपने राज्य में करवाते हैं और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी वहां पर जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है उसको चुनौती देने में थोड़ा सा असमर्थ दिख रही है। पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी प्रथम चरण है, उसकी वोटिंग जारी है।
जब ये इसकी मतगणना होगी तब देखा हालांकि कांग्रेस पार्टी का रुख लगातार अब हिंदुत्व की ओर जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर भी गए। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। और ओम, मेरा सुरक्षा को लेकर एक सवाल है। ऐसी खबर सामने आई है कि 9 लोगों की हत्या हो चुकी है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ ही नक्सलियों का हमला भी हुआ है। तो सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ बढ़ाया गया है? देखिए नेहा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें कि जहां पर ये सारी नक्सली हमले हुए हैं, वो काफ़ी नक्सलाइट एरिया है वो, और वो काफ़ी सुरक्षा के मामले में पहले से सतर्कता बरतनी चाहिए थी केंद्रीय एजेंसी को या फिर सुरक्षा व्यवस्था के कर्मियों को, पर ऐसा नहीं हुआ। ये दुर्घटना हुई और इसकी सुरक्षा अभी बढ़ाई गई है और अभी कुछ और फोर्सेस वहां पर आने हैं एग्जीक्यूट, वहां पर फोर्सेस बढ़ाए गए हैं, वहां पे फोर्स का एग्जीक्यूशन होना है और अभी वहां पर और फोर्स मंगाए जा रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करवाए जा रहे हैं। ठीक है ओम, जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, इसी तरह से लगातार देखा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जो मौत की खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। रमन सिंह की ओर से कहा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के, कि ये गिने चुने लोग नहीं है, ये मतलब चुन चुन कर भाजपाइयों को मारा गया है। इसमें नक्सलियों का जो हाथ है वो एक बस कही बात है। तो इस पर आपको क्या लगता है? जरूर नेहा, देखिए अब ये हमला नक्सली द्वारा हुआ है, नक्सलाइट हमला है ये। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये उसमें भुनाने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कांग्रेस द्वारा करवाई गई हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अगर हम वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कमोवेश यही स्थितियां थी। वहां पर भी कई कार्यकर्ताओं दंगे हुए थे, कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उसको लेकर भी उसको भी बीजेपी भुनाने की कोशिश की कि हमारे इतने कार्यकर्ताओं का मौत हो, हमारे इतने कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। अब जो ममता बनर्जी है ये सारी चीजें करवा रही हैं, तो ममता बनर्जी एक तरह से जंगल राज वेस्ट बंगाल में कर रही हैं। तो तमाम ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी शुरू से लगाते हुए आ रही हैं अपने विपक्ष पर। तो अब इस चीज को भी जो नक्सली हमला हुआ है वैसे ही भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम, छत्तीसगढ़ के कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की नजर टिकी हुई है और उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? नेहा, पहले तो आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट का मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि भूपेश बघेल की जो सीट है उसमें उनके अपने भतीजे, जिनसे उनका आपसी विवाद हमें शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि वो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जो ये चुनौती दोनों मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि अभी लगातार 3 बार से भूपेश बघेल विधायक रह चुके हैं, पर एक बार 2008 में उन्होंने उनके भतीजे ने भूपेश बघेल को हरा भी दिया था। तो पहली तो हाई प्रोफाइल सीट और ये टक्कर वाली सीट ये हो गई, और एक रमन सिंह की सीट आपको बता दूं, जो रमन सिंह की सीट है वो भी हाई प्रोफाइल है और वो भी कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ठीक है ओम, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और 2018 में भाजपा की स्थिति बेहद खराब थी। 20 में से 18 सीटें जो है वो भाजपा हार गई। इस बार किन मुद्दों पर बदलाव हो सकता है, अगर होता है तो? अगर हम नेहा जमीनी मुद्दे की बात करें तो जमीनी मुद्दे में आपको बता दूं कि ये महंगाई वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो नौकरियां हैं, जो बेरोजगारी है, वो स्टेट में भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वो, और ये जितने भी मुद्दे हैं ये स्थानीय मुद्दे हैं नेहा, ना ही कि सेंट्रल के मुद्दे हैं। वहाँ पर जब जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता जब गए वहाँ पर, तो हमारे संवाददाता का साफ तौर पर कहना था कि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये हावी रहने वाले हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल